अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ कैसर महमूद मिर्ज़ा। 10th क्लास की फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे करें। हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम इस टेक्स्ट बुक में से नोट्स तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे और इस तरह से उसको अरेंज करेंगे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की समझ भी आएगी। हम इसको साथ साथ डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें किस तरह से आ चुके हैं और बोर्ड में किस तरह से आते हैं। और खास तौर पे जब भी चैप्टर का एंड होगा तो पिछले जितने भी क्वेश्चन आज तक 9 बोर्ड्स के अंदर इस चैप्टर इस टॉपिक में से आ चुके हैं वो सारे के सारे हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और एंड पे आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, यूनिट नंबर 10। क्योंकि 9th यूनिट तक आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 10th में जो पहला यूनिट आप लोग यूनिट नंबर 10 से आगे ऑनवर्ड्स आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा यूनिट है, इस ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स सिंपल। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला जो टॉपिक है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है। सिंपल तो आप समझते हैं, इसका मीनिंग सिंपल का मतलब होता है सादा। मोशन जो है, मोशन मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो हरकत में है। खा वो टू एंड फ्रो मोशन हरकत कर रही है, या वो बैक एंड फोर्थ यानी ऊपर से नीचे की जा आगे से पीछे की जाने, ऊपर से नीचे की जाने वो मूव कर रही है। लेकिन अगर वो किसी मखसूस पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है तो उसको हम हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे यह सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं, तो कोई भी चीज अगर अपनी फिक्स पोजीशन, सेंटर पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है तो वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि 9th में भी आपने कुछ ऐसी ही डेफिनेशन पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी, वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन भी डेफिनेटली यही थी कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन बेसिकली क्या है, सेंटर पोजीशन जहां पे ये रेस्ट की कंडीशन में है। तो इसकी मिसाल आप जैसे झूला है, झूले की मिसाल आप ले सकते हैं। झूला जब बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में होता है तो बिल्कुल अपनी सेंटर पोजीशन पे होता है। जब उसको वहां से फोर्स लगा के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हम उसको ले जाते हैं तो वहां से छोड़ते हैं तो वो सेंटर पोजीशन की जानिब आता है। वहां पे इनर्शिया की वजह से वो रुक नहीं पाता और आगे मूव कर जाता है। वो कुछ फासला फिर तय करता है और वहां से फिर वहां तक डिस्टेंस तय करने के बाद वो वापस आता है और वापस फिर जो है वो मेन पोजीशन की जानिब आता है। तो ये जो है ये किसी मेन पोजीशन, किसी सेंटर पोजीशन के इर्द गिर्द जो है बार बार दोहराई जाने वाली जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। आगे इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जो 3 एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है और ये अमूमन ये इस तरह से आता है कि शो दैट द मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये अमूमन इस तरह से आता है, या इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एग्जाम्पल्स में से है। और ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है ये हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक स्प्रिंग है जिसको आप ये पहली जो फिगर आप इसको देख रहे हैं, एक स्प्रिंग है जिसका एक साइड जो है वो एक सपोर्ट के साथ अटैच है, जबकि दूसरी साइड जो है उसके साथ एक मैस अटैच है और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब ये जब रेस्ट की कंडीशन में है तो ये इस पोजीशन को हम उसका ओ का नाम दे दें। ये बेसिकली इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ से हमने फोर्स लगानी है और फोर्स लगा के इसको पोजीशन ए तक पहुंचाना है। जैसे कि इसमें क्योंकि स्ट्रेस लग रही है, फोर्स लग रही है, तो ये हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसमें भी जब हम फोर्स लगाएंगे उस हुक्स लॉ के मुताबिक तो ये भी, इसमें भी एक फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी जो उसको उस पोजीशन पे से
वापस लाएगी मीन पोजीशन की जानिब। अब यहाँ पे जब तक ये रेस्ट की कंडीशन में है तो तब तक ये यानी कि इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। यहाँ से जब हम इसको मूव करवाते हैं और यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये कुछ फोर्स लगा के उसको पोजीशन ए पे पहुंचाते हैं, तो जैसे जैसे हम यहाँ से इसको ए पोजीशन की जानिब मूव करवाते हैं तो इसमें जो है ये फोर्स यहाँ पे इस पोजीशन पे ये स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये इस पोजीशन पे जो है जो फोर्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। ये स्टोर जैसे जैसे हम इसको इधर को मूव करते हैं, ये फोर्स जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है और ये यहाँ पे स्टोर होती जाती है। जब ए पोजीशन पे जाके, अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये इसमें फोर्स की क्वांटिटी जो है ये डिपेंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे भी करती है, कि अगर स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अगर स्प्रिंग इतना ज़्यादा स्टिफ नहीं है तो फिर आसानी से हम उसको कम फोर्स लगा के भी यहाँ तक उसको पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ से हमने फोर्स लगाई, उसको ओ पोजीशन से पहुंचाया ए पोजीशन की जानिब। तो ए पोजीशन पे जाके जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है कि कन्वर्ट होगी जो रीस्टोरिंग फोर्स में, और ये फोर्स जो है इसको रीस्टोर करना शुरू होगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि ओ की जानिब, इसको रीस्टोर करना शुरू होगी। यहाँ से ये चला मैस इस ओ की जानिब, ये इसकी सेंटर पोजीशन ओ है जो जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे ये आया मैस की वजह से, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस, तो मैस की वजह से इसमें इनर्शिया प्रोड्यूस हुआ। इनर्शिया की वजह से ये अपनी ओ पोजीशन पे नहीं रुका, बल्कि ये उसी एक्सेलरेशन की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि किसी पर फोर्स लगाए सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, तो उसमें उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन यूं, ये देखें इसमें अपोजिट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में है, ओ पोजीशन की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो है ये ओ साइड की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे मीन पोजीशन की जानिब बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और ओ पोजीशन पे जाके एक्सेलरेशन जो है वो मजीद बढ़ना बंद हो जाएगा और वहां से ये चलेगा बी पोजीशन की जानिब। उसी एक्सेलरेशन की वजह से, उसकी इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव करता जाएगा और यहाँ पे बी पोजीशन तक जाएगा। बी पोजीशन की जानिब जैसे जैसे बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा फिर जो है वो अपना अमल करना शुरू कर देगी और इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगी। वो उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी जो है वो स्पीड भी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि ये पोजीशन बी पे जाके ये एक लम्हे के लिए रुकेगा और दोबारा फिर उसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ की जानिब दोबारा आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हुक्स लॉ को, ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, व्हाट इज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे ये इक्वेशन जो है यही हुक्स लॉ कहलाएगी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स से जाहिर करते हैं तो यहाँ पे ये जो है एफ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी एक्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल को हम खत्म करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट के लगाएंगे। ये माइनस साइन इस वजह से इसके साथ लगाया है कि फोर्स की डायरेक्शन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन यानी है, इस तरफ मीन पोजीशन की जानिब है, इस वजह से ये जो है बेसिकली माइनस साइन इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जो है इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी उस स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। जितना ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग जो है वो स्टिफ होगा उतना ही ज्यादा इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो के जो है के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, यानी कि यहाँ पे के की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो माइनस एक्स इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये जो है ये कांस्टेंट ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो एफ जो है यहाँ पे फोर्स है, स्ट्रेस है उसके ऊपर, और ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन आपको पता है कि लेंथ
जितनी उसमें बढ़ती है, तो यहाँ पे एक्स जो है लेंथ जो है बड़ी है, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हुक्स लॉ के मुताबिक ये एक कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अगर यहाँ पे हम एफ यानी कि फोर्स की जगह पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इस एम ए को हम पुट करें फोर्स की जगह पे, इस एफ ओवर एक्स, एफ की जगह पे हम एम ए पुट करें, तो आप देखेंगे कि एम ए ओवर एक्स यहाँ पे माइनस के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एक्सलरेशन ये निकालना चाहेंगे इसका, तो m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और x इधर आके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस साइन को हम अगर इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, यानी कि के ओवर एम मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये इसके इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की यहाँ पे सिंबल आएगी, डायरेक्टली ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये वही इसकी कंडीशन आ गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फोर्स और एक्सेलरेशन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स हमने डिस्कस कर ली कि रिस्टोरिंग फोर्स जब हम फोर्स लगा के इसको छोड़ देते हैं, तो इसमें यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो बाद में इस मैस को वापस उसकी मीन पोजीशन के की तरफ लाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की अगर डेफिनेशन को हम डिस्कस करें, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या है, ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ऑसिलेटरी मोशन यानी कि वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, उसको या पुश करती है या पुल करती है किस तरफ, अपनी मीन पोजीशन की जानिब। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये बेसिकली ये यानी कि पहले पोजीशन पे जीरो पोजीशन पे था, यानी कि मीन पोजीशन पे था, रेस्ट की कंडीशन में था। अब उसके बाद हमने इसको ए तक पहुंचाया, ए पर पहुंचाने के बाद इसको हमने छोड़ा, तो ये पहले मीन पोजीशन की जानिब गया, इनर्शिया की वजह से वहाँ नहीं रुका, ये ओ पोजीशन की जानिब गया। ओ पोजीशन पे जब ये सॉरी बी पोजीशन की जानिब गया, बी पोजीशन पे जाके ये फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई, तो ये दोबारा फिर उसको उसने मीन पोजीशन की जानिब जो है वो धकेलना शुरू किया, यानी कि पुश किया मीन पोजीशन की जानिब। मीन पोजीशन पे जाके ये फिर ओ पे नहीं रुका इनर्शिया की वजह से, क्योंकि यहाँ से जब ए से वो ओ की जानिब जा रहा था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम था, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया ओ पोजीशन की जानिब एक्सेलरेशन इसका कम होता गया, और ओ पे जाके एक्सेलरेशन खत्म हो गया। जब ओ से बी की जानिब ये जा रहा था, तो बी ओ से बी की जानिब ट्रेवल करते हुए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यानी कि वो एक्सेलरेशन कम होता गया, इवन के बी पोजीशन पे जाके एक दफा ये रुक गया। ये मैस बी पोजीशन पे जाके दोबारा फिर मीन पोजीशन की जानिब बढ़ने लगा, और ये ओ पोजीशन पे जाके फिर इसने यानी कि कह लें कि वो पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से ये फिर नहीं रुका, मैक्सिमम था एक्सेलरेशन, स्पीड इसकी मैक्सिमम सॉरी वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था लेकिन स्पीड उसकी मैक्सिमम थी, वहाँ से फिर ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, और स्पीड इसकी कम होना शुरू हुई, ए पे जाके फिर रुकी, और ए से फिर ये मीन पोजीशन की जानिब। इस तरह से जब तक इसमें ये फोर्स बरकरार रही, जब तक जो है वो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स ख़त्म नहीं हो गई, तब तक ये अपनी मीन पोजीशन की जानिब के इर्द गिर्द ही ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहा, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो ये करता रहा। इस बैक एंड फोर्थ मोशन क्योंकि ये इसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द थी, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या स्प्रिंग मैस अटैच टू द स्प्रिंग एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो
इसके अलावा अगर हम इसका टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ मैस ओवर के है। अमूमन ये फार्मूला ज़्यादातर एमसीक्यूज वगैरह में ही आता है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो बहरहाल इसका टाइम पीरियड जो है वो निकालने के लिए ये फार्मूला जो है वो टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड को शो करती है, इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ मैस ओवर के। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल जो इसकी है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल है, बॉल जब एक बाउल के अंदर पड़ी हुई है, अब जब वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो बिल्कुल ओ पोजीशन पे आके रुकेगी। ओ पोजीशन मींस मीन पोजीशन ओ, इसके वेट की वजह से मीन पोजीशन के ऊपर जाके रुकेगी। अब यहाँ से बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसको यहाँ से अगर एक फोर्स लगा के इसको पोजीशन यहाँ पे ए पे पहुंचा देते हैं और ए पे पहुंचने के बाद ये यहाँ से छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे हम ए की तरफ ले जा रहे थे तो इसमें एक फोर्स जो है वो स्टोर होती गई, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ से इसको छोड़ा तो ये फौरन उसी फोर्स की वजह से ये भागा मीन पोजीशन की जानिब। और क्योंकि इस बॉल का कुछ वजन है तो मैस है इसका, मैस जो है वो उसकी वजह से इनर्शिया प्रोड्यूस होता है। ओ पे जाके इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, एक्सेलरेशन ओ पे जाके ज़ीरो हो गया। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैस अटैच टू द स्प्रिंग हमने पढ़ा था, यहाँ पे जाके इसमें इसने मैक्सिमम स्पीड और एनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुका और ये बी की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। तो ये पोजीशन बी की जानिब जैसे जैसे बढ़ता गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम होती गई, यहाँ तक कि ये बी पोजीशन पे जाके ये मुकम्मल तौर पर रुक गया। और ये बॉल जो है ये यहाँ पे रुकने के बाद ये उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा वापसी का सफ़र इसने शुरू किया और ओ पोजीशन यानी मीन पोजीशन की जानिब ये मूव करना शुरू हुआ। क्योंकि इसकी ये मोशन जब तक इसमें जो मौजूद काइनेटिक एनर्जी है वो या पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें मौजूद थी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये जो है ये इसी मीन पोजीशन की जानिब आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन ये करता रहेगा। क्योंकि ये उसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द है, इसलिए हम इसको बॉल एंड बाउल सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम एक समझ लें कि एक बॉब है किसी मेटल का बना हुआ। मेटल अमूमन उसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अमाम जो है वो उस वेट या उसके मैस की वजह से वो जो है वो उसमें एनर्जिया भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बॉब है मेटल का और जिसका मैस m है, इसको हम एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं। उस स्ट्रिंग को हम जिसकी लेंथ l है उसको अटैच कर देते हैं, किसी स्पोर्ट के साथ उसको बांध देते हैं। तो स्पोर्ट के साथ बांधने के बाद जब ये रेस्ट की कंडीशन में है बिल्कुल झूले की तरह, जब ये इसमें कोई किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद नहीं है इसमें और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में होगा, ओ पोजीशन के ऊपर आके ये रुकेगा। ओ पोजीशन जो इसकी सेंटर पोजीशन या मेन पोजीशन है, यहाँ से मैस को हम यहाँ से मूव करवाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे एफ और इसी तरह से ए पोजीशन पे इसको पहुंचाएंगे। ए पोजीशन की तरफ जाते हुए इसमें जो है वो वही रिस्टोरिंग फोर्स इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हम ए पे ले जाके उसको छोड़ेंगे तो आप ये देखें कि वेट की वजह से इसमें ये एंगल यहाँ पे भी एंगल और यहाँ पे भी एंगल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ट्राई एंगल ट्राई एंगल आप जानते हैं कि राइट एंगल जो ट्राई एंगल होती है उसमें बेस यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस ये कॉस थीटा कहलाता है। नाइन्थ में आप लोगों ने चौथे चैप्टर में पढ़ा है। और इसी तरह
ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये कहलाता है साइन थीटा। तो जो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसका बेस है। बेस अब रस्सी के साथ टेंशन की वजह से ये इसके रस्सी के साथ उसी तरह से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रिंग जो है वो मूव कर रही है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये इस तरह से एंगल नहीं बना रहा, तो इस वेट की वजह से, इस टेंशन की वजह से ये जो है ये इसका ये जो है कॉस थीटा जो है वो इसका जो है वो कैंसिल हो जाता है, ये इसकी बेस नहीं बन रही। तो इस वजह से कॉस थीटा इस वेट की जाने से एम जी कॉस थीटा तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। हाँ, अलबत्ता इसका एम जी साइन थीटा वो जो है वो यहाँ पे जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये जो है ये इसमें यहाँ पे बनेगा और एम जी साइन थीटा इसके साथ साथ मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये मेन पोजीशन की जाने बढ़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीछे पीछे दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, तो उनके मुताबिक ये ए से मूव करेगा अपनी ओ पोजीशन की जानिब। तो मूव करते हुए वेट की वजह से इसमें एनर्जिया प्रोड्यूस हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मेन पोजीशन की जानिब बढ़ रहा है। मेन पोजीशन पे जाके एनर्जिया की वजह से ये नहीं रुकेगा और ये बी पोजीशन की जानिब बढ़ना शुरू होगा। बी पोजीशन की जानिब जाते हुए उसी तरह से इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से स्पीड इसकी कम होती जाएगी और इवन के ये बी पे जाके रुक जाएगा, वहां से ये वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। और जब तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है तब तक स्टूडेंट्स ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये मूव करता रहेगा और मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये अपनी समझ टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा। तो पीछे हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था, सबसे पहले तो जो पीछे हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इसकी डेफिनेशन में शामिल है। तो इस लिहाज से जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये पीछे हमने देखा। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी डायरेक्शन हमेशा इसकी जो रही है वो मीन पोजीशन की जानिब रही है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब वाकया होती है कि जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब ही रहती है। तो ये इसकी तीसरी एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की और इसके साथ ही हमने इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, हम नोट्स भी इसके शेयर करते हैं, पहले ये टॉपिक हम मुकम्मल करें, इसके साथ फिर हम आपको नोट्स भी इसके दिखाएंगे क्वेश्चन वाइज और हेडिंग वाइज किस तरह से आप लोगों ने इस बुक में से इन टॉपिक्स को तैयार करना है और किस तरह से क्वेश्चन ये आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये प्रॉपर्टीज़ अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पहली है ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पीछे देखा भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको कहते ही इस वजह से हैं कि ये एक फिक्स पोजीशन यानी कि जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं उसी के इर्द गिर्द ये वाइब्रेट करती है। दूसरे नंबर पे ये है कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होता है, मीन पोजीशन की जानिब इसका एक्सेलरेशन होता है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वो है। तो पीछे हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ये हमने हमने पढ़ा कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, तो जब एक्ट करता है फोर्स जो है एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें भी है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन और द मैग्नीट्यूड
ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा फासले तक हम इसको जो है वो लेके जाएंगे और वहाँ तक छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें, जितना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा उतना ही उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे तो तभी हम उसको ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तक पहुँचा पाएंगे। तो जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन। उसके बाद आखिरी जो इसका फीचर है वो ये है कि इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके यानी पॉइंट बी पे जब पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन वहां से चल के जब मीन पोजीशन पे आएगी तो मीन पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये हमने पीछे देखा भी। तो इसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं जो इसमें, जो आगे चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर में ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इसमें भी और अगले चैप्टर में भी जो अप्लाई होंगी, उसमें सबसे पहले तो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी है। वाइब्रेशन बेसिकली क्या कहते हैं कि एक कंप्लीट जब चक्कर, एक सर्कल जो है वो उसका, जैसे पेंडुलम है तो पेंडुलम अपना सर्कल जब मुकम्मल कर लेता है तो इस पूरे ट्रिप में, पूरा एक ट्रिप जो जब मुकम्मल कर लेता है तो इसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इर्द गिर्द एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो उसको हम उसकी वाइब्रेशन कहते हैं। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। दूसरी जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। पीछे भी हमने डिस्कस किया, टाइम पीरियड जो है वो, इसका भी है क्या नाम है, टाइम पीरियड, इसका क्या नाम है, पेंडुलम का भी टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा लेंथ ओवर जी। जितनी लेंथ होगी 2 पाई, उसी तरह है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। तो लेंथ इसकी, वो जो स्ट्रिंग है इसके साथ, जिसके साथ ये मैस अटैच है या जो पेंडुलम अटैच है, उसकी जो जितनी लेंथ है वो इसकी लेंथ होगी, लेंथ कहलाएगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो, जमीन पे आप जानते हैं कि जमीन पे डिफरेंट होती है, चांद पे डिफरेंट होती है, जी की वैल्यू वेरी करती है। ये आप लोगों ने मैथ्स और जो वेट है, ये थर्ड चैप्टर नाइन्थ का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। जी की वैल्यू वेरी करती है। तो जी की वैल्यू अगर ज़मीन पे हम चेक करें तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको जो है वो लेते हैं एज ए रेफरेंस। तो अगर हम किसी और, इसकी जगह चेंज करके किसी और जगह पे यही हम जी की वैल्यू लें तो वहाँ पे डिफरेंट होगी। तो टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड बेसिकली जितनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला ये जो वर्ड है, ये बार बार आगे यूज़ होगा। बहुत ये टर्म यूज़ होती है, ये इस बुक में भी यूज़ होगी, इसके अलावा भी कॉमनली यूज़ होती है। आप लोगों ने रेडियो के चैनल्स के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी लिखी देखी होगी। इसके अलावा भी यानी कि जो हम मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही होती है उसकी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने ये चक्कर लगाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन ये मुकम्मल करता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, यानी 1/t। अगर हम टी फाइंड करें तो ये 1/f के इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये इसका फार्मूला भी है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, वेव्स आप जानते हैं, यहाँ पे भी आपने यानी कि बेसिकली वेव्स का आगे पूरा टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ना है। तो वेव्स जो हैं, वेव्स किस तरह से होती हैं, ये यकीनन ये ऊपर नीचे, ये ऐसे, हमने ऐसी वेव्स ज़्यादा हम उसको यानी कि कहते हैं। तो वेव्स तो ये जिसमें एक क्रेस्ट हो और ट्रफ हो उसको हम वेव कहेंगे। तो ये वेव्स का जितना मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस है वो उसका बेसिकली कहलाएगा एम्पलीट्यूड। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वो वेव्स होंगी, ये
यानी कि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसकी मीन पोजीशन से दोनों जानिब, ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। तो आगे हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। हम आज यहाँ तक ही स्टडी करेंगे इन मुख्तलिफ टर्म्स के तक ही। आगे हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन अगला हमारा टॉपिक है। लेकिन एक जो है वो क्वेश्चन है, ये छोटा सा बॉक्स के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन है बेसिकली, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाए। सॉरी, क्रिश्चियन हैगन्स इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। ये क्रिस्टन हैगन, इसने जो है वो पेंडुलम क्लॉक सबसे पहले बनाया था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ द गैलीलियो हु हैड डिस्कवर्ड दैट ऑल pendulums of the same length took the same amount of time to complete one full swing। यानी कि उसने देखा कि अगर एक, यानी कि एक जितनी उसकी लेंथ हो, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, वो अगर सबकी एक ही जितनी जितनी हो, तो पेंडुलम जो है वो एक ही जितना टाइम लेते हैं अपनी एक वाइब्रेशन या फुल स्विंग उसको मुकम्मल करने में। लिहाजा हेगन जो है ये डेवलप, इसने पहला जो है वो क्लॉक पेंडुलम वाला इसने डेवलप किया जो बिल्कुल सही टाइम बताता था। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं नोट्स को। तो ये जितना हमने पढ़ा है, ये स्टूडेंट्स, अब इसका हम व्यू देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। ये अलग से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आ चुका है बोर्ड में। और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था हुक्स लॉ। इसमें बयान किया गया कि एफ इज इक्वल टू माइनस के ओवर एक्स। ये हुक्स लॉ ये शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है, इसकी हमने इसीलिए हेडिंग अलहदा बनाई है कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि ये कितना क्वेश्चन है। उसके बाद इसका आंसर यानी कि क्या है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये भी हम लोगों ने इसको, ये बेसिकली यहाँ तक इसकी वैल्यू, जस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग, मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला आंसर। उसके बाद आगे इसकी डेरिवेशन वगैरह है एक्सलरेशन के लिए, वो एक अलग, फिर वो आगे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी बोर्ड में शॉर्ट के तौर पर आ चुका है। रिस्टोरिंग फोर्स की भी इसीलिए हमने हेडिंग बनाई है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ये जहाँ से, यानी कि इससे आगे रिस्टोरिंग फोर्स से आगे जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से जहाँ तक हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। तो आप इन नोट से यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं और इसके अलावा बुक पे निशान भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, एक तो ना सिर्फ ये लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा, ये पहले वाला, इसके साथ साथ इस टॉपिक में जितने भी शॉर्ट थे, जो जितने भी पेपरों में पहले आ चुके हैं, वो भी आपके हेडिंग्स की सूरत में कवर हो जाते हैं। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। उक्सला है पहला, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स है, फिर इसकी आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद है बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये इसी साल बोर्ड में आ चुका है, लाहौर बोर्ड में। तो ये भी लॉन्ग में ही आता है, इसमें शॉर्ट कोई नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं अभी तक आया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही आता है कि शो दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको अरेंज किया है, बुक में से ये सारा है। आप बुक याद करेंगे तो डेफिनेटली ये भी सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसको कहाँ से कहाँ तक आपने तैयार करना है। उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन हमारा मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है। बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले इसमें पेंडुलम की डेफिनेशन है, पेंडुलम होता क्या है। अ सिंपल पेंडुलम ऑल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब mass m suspended from a light string of length
फिक्स्ड एट द अपर एंड। तो ये आप इतना इसका आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट जो है वो पेंडुलम, व्हाट इज पेंडुलम, ये आ चुका है बोर्ड में। तो ये आपके प्रीवियस पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में ये मौजूद है, इस वजह से हमने इसकी अलग से हेडिंग बनाई। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक आगे जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें ये हेडिंग्स भी शामिल होंगी वो इससे इसके साथ मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ये टाइम पीरियड भी है। टाइम पीरियड ये इसका जो फार्मूला है 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। उसके बाद यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी है, अगर वो ये पूछे तो ये एग्जामिनर अगर पूछता है तो आप यहाँ से आप ये भी साथ अटैच करेंगे। अगर वो नहीं पूछता तो फिर ये अलग से अमूमन शॉर्ट में आती है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स ये भी बोर्ड में शॉर्ट के तौर पर आ चुके हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बनते हैं इनके। ये चारों के चारों जो इसके फीचर्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टर्म्स हैं, ये अमूमन दो दो मिल के शॉर्ट क्वेश्चन बन के ये आते हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन बोर्ड के क्वेश्चन में ये आ चुके हैं। तो ये चारों इसकी जो हैं टर्म्स जो इसमें दी गई हैं वो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी, ये मैंने अभी आपको बताया, ये इंफॉर्मेशन के तौर पर ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, तो ये क्रिश्चियन हेगन इन्वेंटेड द फर्स्ट क्लॉक इन 1656। तो बाकी आगे डिटेल ये आप पीछे बुक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, लाइक शेयर भी करें। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते रहे हैं, वो सब लोगों ने मुझे कहा था कि इस तरह के नोट्स बना के हमारे साथ शेयर भी करें और लेक्चर भी लोड करें। तो इस वजह से मैंने ये शुरू किया। इंशाल्लाह हम इसको काम को मुकम्मल करेंगे, और इस यानी कि चैनल के थ्रू आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला टॉपिक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।